16 दिनों में 23 जिलों से होकर 67 विधानसभा सीटों को कवर करती 1300 किलोमीटर की वोटर अधिकार यात्रा पटना में खत्म हो गई। लेकिन एक सवाल जो अब हर किसी के जहन में कौंध रहा है कि महागठबंधन की इस महायात्रा से कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट को हासिल क्या हुआ। सासाराम से लेकर पटना तक भीड़ तो खूब जुटी, लेकिन क्या यह भीड़ वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी? जो जोश अभी दिखाई दे रहा है, क्या वो ईवीएम का बटन दबाने तक जारी रह पाएगा? और सबसे अहम सवाल यह कि वोट चोरी का मुद्दा क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन का कारण बनेगा, जिसके इर्द गिर्द पूरा विपक्षी खेमा अब लामबंद नजर आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सबसे पहले आंकड़ों की बात करते हैं। वोटर अधिकार यात्रा के रूट में 23 जिले पड़े। इस दौरान राहुल गांधी समेत विपक्षी खेमा 67 सीटों तक पहुंचा। 2020 के चुनाव में इनमें से कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी, जबकि 16 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। आरजेडी 19 सीटें जीत पाई थी और सीपीआईएम सिर्फ 1 सीट जीती थी। वहीं 39 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, जिसमें 27 बीजेपी के खाते में थी। यानी कि महागठबंधन के मुकाबले 2020 में एनडीए खेमा यहां ज्यादा मजबूत था। राहुल तेजस्वी के सामने इसी स्थिति को बदलने की चुनौती है। चुनावी विश्लेषक बता रहे हैं कि यात्रा का सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ है। हालांकि यह फायदा संगठन के लेवल पर है, ना कि चुनावी लेवल पर। बिहार में कांग्रेस पार्टी का संगठन लगभग निष्क्रिय हो गया था। ग्राउंड लेवल पर जो संगठन था वो खत्म था मानो। राहुल गांधी की यात्रा करने से पार्टी को कुछ नई ऊर्जा जरूर मिली है। अब यह ऊर्जा वोट में कितनी तब्दील होगी, यह देखना बाकी है। वहीं आरजेडी की बात करें तो इस यात्रा से 2 बड़े फायदे पार्टी को हुए। पहला, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली है, जिससे सीट बंटवारे और चुनाव में वोट ट्रांसफर में आसानी होगी। दूसरा, यह यात्रा आरजेडी की MY+ समीकरण के लिए फायदेमंद दिखाई दे रही है। अगर कांग्रेस दलित वोटों में सेंध लगा पाती है तो इसका सीधा फायदा आरजेडी को भी होने जा रहा है। चोर, वोट 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 चोर। इस यात्रा के दौरान भाकपा माले के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य भी पूरे 16 दिनों तक नजर आए। ज्यादातर वक्त वो राहुल गांधी के साथ दिखे। ये पहला मौका है जब महागठबंधन की किसी यात्रा में भाकपा माले को इतनी तवज्जो दी गई है। जाहिर तौर पर इससे पार्टी की राजनीतिक अहमियत बढ़ी है। दीपांकर भट्टाचार्य की मौजूदगी में गठबंधन की एकजुटता को मजबूत किया गया है। 2020 के चुनाव में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट अगर देखें तो भाकपा माले का ही था। उनकी बढ़ी हुई अहमियत गठबंधन की जीत के लिए अहम बताई जा रही है। इसी तरह मुकेश सहनी को भी ले लीजिए। यात्रा में पूरा सम्मान और महत्व दिया गया। यह अच्छी रणनीति है। इससे उनके आखिरी वक्त में पाला बदलने यानी कि एनडीए में जाने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। यात्रा से मैसेज दिया गया है कि वो गठबंधन का हिस्सा है। इससे कोसी एरिया में मल्लाह समुदाय के वोटों को महागठबंधन के पक्ष में लाने में मदद मिल सकती है। इसी तरह अखिलेश यादव भी इस यात्रा में एक दिन का हिस्सा बने। राहुल गांधी ने यहां तक लिख दिया उनके लिए कि 2 भाई वोट चोरों की तबाही। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत में भी गर्मी आ गई है। बीते लोकसभा चुनाव में यूपी से मिली चोट अब तक मोदी जी को दर्द दे रही है। बैसाखी सरकार चलाने को जो मजबूर है। अखिलेश का यात्रा में शामिल होना भी एक बड़ा संदेश दे रहा है और सत्ता को सीधे चुनौती भी दे रहा है कि 2027 में विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में भी होने वाले हैं। तो ऐसे में समीकरण जो बिहार के अंदर बनेंगे वहीं कंटिन्यू उत्तर प्रदेश में भी हो सकते हैं। हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। दोस्तों, इस यात्रा का सबसे पॉजिटिव असर यह है कि बिहार में इंडिया ब्लॉक पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। वोट चोरी का मुद्दा लोगों के मन में सरकार के लिए मौजूद गुस्से को दिशा देने में कामयाब होता हुआ दिख रहा है।
हालांकि यात्रा के दौरान दो कंट्रोवर्सी ने कहीं ना कहीं डेंट भी पहुंचाया है। पहला, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन जो 27 अगस्त को मुजफ्फरपुर में यात्रा में शामिल हुए थे। स्टालिन के आने से महागठबंधन को कितना फायदा होगा यह कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया। वजह स्टालिन और उनकी पार्टी के नेताओं के पुराने बयान। स्टालिन की पार्टी के सांसद हैं दयानिधि मारन। उन्होंने बिहार के लोगों को टॉयलेट साफ करने वाला बताया था। यह बयान दिसंबर 2023 में दिया गया था। दयानिधि मारन ने कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले लोग जो हैं, जिन्होंने सिर्फ हिंदी पढ़ी, वो तमिलनाडु में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, सड़कें और टॉयलेट साफ करते हैं। वहीं अंग्रेजी जानने वाले हमारे बच्चों को आईटी सेक्टर में मोटी सैलरियां मिलती हैं। इसके अलावा स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि, उन्होंने सनातन को ही एक बीमारी बता दिया था। ये बात तो मतलब जंगल में आग की तरह फैल गई थी, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इस बात को लेकर। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि एमके स्टालिन और उनकी पार्टी सनातन धर्म और बिहार के लोगों को गाली देते हैं। इसके बाद भी लालू परिवार उन्हें संरक्षण दे रहा है। आरजेडी कांग्रेस के लोग स्टालिन को अपने साथ लेकर यात्रा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्टालिन का यात्रा में शामिल होना एक कंट्रोवर्सी बन गया। हिंदी भाषा को लेकर यह भी कहा गया कि देखिए, हिंदी का विरोध कर रहे हैं लेकिन बिहार आकर हिंदी में ही भाषण भी दे रहे हैं, तो अपने आप में यह भी एक अलग परिस्थिति थी। इसके अलावा दूसरी कंट्रोवर्सी दरभंगा में हुई, जहां वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई। आरोप 20 साल के मोहम्मद रिजवी पर आया। रिजवी को पुलिस ने अरेस्ट तक किया। 27 अगस्त को बिठौली में राहुल गांधी का कार्यक्रम था और कांग्रेस नेता नौशाद ने यहां सारा इंतजाम किया था। इसी दौरान मंच से प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे गए थे, जिसका ना तो मैं ना ही मेरा चैनल समर्थन करते हैं। यह बहुत ही घटिया चीज थी। किसी भी नेता के लिए, किसी भी आम व्यक्ति के लिए भी, किसी आम भारतीय या फिर वो भारतीय नहीं है, वो एक इंसान है, इवन जानवर है, इवन कुछ भी है इस धरती में, जीव या निर्जीव भी है, इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए। उसके लिए इतनी गंदी गालियां मंच से नहीं दी जानी चाहिए और जिसने भी ऐसा किया है उसको उसका खामियाजा भी भुगतना चाहिए, ताकि दूसरों के लिए नज़ीर हो। अब जब वीडियो वायरल हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर इस पर रिएक्ट किया। आग बबूला हो गई पूरी पार्टी। कई राज्यों में विरोध भी देखने को मिला। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने असम दौरे के दौरान इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी की माता जी का जीवन गरीब घर में अपनी सभी संतानों को संस्कारी करके बड़ा करने में व्यतीत हुआ है, बीता है समय। उनका बेटा पूरे विश्व में ख्याति पा रहा है। राहुल गांधी को थोड़ी शर्म करनी चाहिए। मोदी जी और उनकी दिवंगत मां के लिए जो भी कहा गया है, जो अपशब्द कहे गए, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। हालांकि ना तो राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहा, और राहुल गांधी जब कार्यक्रम से चले गए थे उसके बाद ये वाकया हुआ था। तो ऐसे में राहुल गांधी को टारगेट करना भारतीय जनता पार्टी एक तरह से उसको मुद्दे के तौर पर ले रही है। लेकिन राहुल गांधी की कितनी गलती है या नहीं गलती है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं, जब राहुल गांधी उस मंच पर थे ही नहीं और राहुल गांधी वहां से चले गए हैं, उसके बाद का वाकया है। तो फिर गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना कि वो माफ़ी मांगे, तो अपने आप में ये उनकी सियासत को दर्शाता है। हालांकि ये जो वाकया हुआ है ये बहुत ही घटिया है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किसी के मंच से भी नहीं होनी चाहिए और किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में सवाल हमारा जो हमने पहले उठाया कि क्या वोटर अधिकार यात्रा कामयाब रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये यात्रा अपने मकसद को पाने में काफ़ी हद तक सफल रही, क्योंकि 7 अगस्त को वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी ने 16 दिनों तक बिहार में घूम घूमकर इस मुद्दे को खूब भुनाया। जिस दिन यात्रा शुरू हो रही थी उसी दिन आपको याद होगा चुनाव आयोग की तरफ से ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उल्टा कांग्रेस को और मौका दे दिया। ऊपर से एसआईआर में जो खामियां निकलकर सामने आ रही हैं। कांग्रेस का दावा है कि 89 लाख शिकायतें सिर्फ उनकी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को दी गई हैं। शिकायतों पर चुनाव आयोग किस तरह से रिएक्ट करता है ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि आपको याद होगा ज्ञानेश गुप्ता जी ये कह रहे थे कि राहुल गांधी या तो माफी मांगे देश से या फिर लिखित में शिकायत दे। अब लिखित में शिकायतें जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया के मद्देनजर दी गई हैं तो उस पर क्या कार्रवाई होगी ये देखना बाकी होगा। हालांकि अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि 18,000 शिकायतें हमने की हैं, हमने एफिडेविट दिए हैं, उसका क्या हुआ। खैर वो सब अलग की बातें हैं। चुनाव आयोग किस तरह से घुमा रहा है चीजों को हम सब देख रहे हैं। राहुल गांधी ने पटना के डाक बंगला चौराहे पर ऐलान किया है कि महादेवपुरा के एटम बम के बाद बिहार में हाइड्रोजन बम आने वाला है। यानी कि महादेवपुरा तो ट्रेलर था, देश भर में हुई वोट चोरी और बिहार की सरसराती पिक्चर अभी बाकी है। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए,
भैया एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। और अभी हमने अच्छी तरह सुनो, प्रेस वाले अच्छी तरह सुनो, अभी हमने माधवपुरा की चोरी दिखाई है। सही? आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर मतलब साफ है, यह सिलसिला यहां रुकने वाला नहीं है। पर सवाल वही है कि क्या वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन के लिए सत्ता की चाबी साबित होगी, या फिर कोई भी परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। चुनाव एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीत ले जाएगी, निकाल ले जाएगी। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।